सितंबर 7, 1994, थिरुवनंतपुरम, इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। रात के 9:23। बिल्डिंग खाली है, सिर्फ फ्लोरोसेंट लाइट्स की हम और दूर से आती सिक्योरिटी गार्ड की फुटस्टेप सुनाई दे रही हैं। फोरेंसिक रियलिटी ये है कि उस वक्त वहां कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक जूनियर इंजीनियर अपनी डेस्क पर है, ओवरटाइम। उसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके मॉनिटर पर एक स्प्रेडशीट है जो बंद नहीं हो रही। गार्ड ने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है, कैंटीन बंद है और फैसिलिटी ऑफिशियली क्लियर है। वो इंजीनियर अपनी डेटा के साथ पूरी तरह अकेला है। उसने एक नंबर नोटिस किया, एक सिंगल फिगर जो PSLV रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन कंपोनेंट की फ्यूल फ्लो कैलकुलेशन के बीच बैठा है। इंजीनियरिंग में अनोमलीज अक्सर टाइपोज होते हैं, लेकिन जब उसने फॉर्मूला चेक किया तो मैथ बिल्कुल परफेक्ट था। इक्वेशन वही रिजल्ट दे रही थी जो इंजन को चाहिए था। प्रॉब्लम फॉर्मूला में नहीं, उसकी साइटेशन में थी। हर कैलकुलेशन एक सोर्स डॉक्यूमेंट रेफरेंस करती है। कृष्णमूर्ति ने जब उस सोर्स फाइल को इसरो के इंटरनल लाइब्रेरी सर्वर पर सर्च किया तो रिजल्ट 0 था। वो डॉक्यूमेंट इस बिल्डिंग में एग्जिस्ट नहीं करता था। एक क्लोज्ड इंजीनियरिंग सिस्टम में ये एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। अगर सिस्टम के पास वो बुक नहीं है तो मैथ इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ था, इन्फॉर्मेशन किसी ने बाहर से लाके सिस्टम में फीड की थी। ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी एक अनऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट की निशानी थी। इन कैलकुलेशंस को ढूंढने वाला आदमी S कृष्णमूर्ति है, उम्र 29 साल, IIT मद्रास का ग्रेजुएट और इसरो में सिर्फ 3 साल का टेन्योर। वो जूनियर ग्रेड पर था, जिसके पास कोई सीनियर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। वो इसरो की हायरार्की में सबसे नीचे वाले लेवल्स पर काम कर रहा था। उसके सामने एक प्रोफेशनल डिलेमा था। क्या वो एक ऐसी चीज रिपोर्ट करे जिसे ढूंढना ऑफिशियली उसका काम नहीं था? इसरो जैसे सेंसिटिव एनवायरनमेंट में अननेसेसरी क्वेश्चंस करियर खत्म कर सकते हैं। उसने सोचा, क्या मैं इसे इग्नोर कर दूं या इस अनोमली का पीछा करूं? कृष्णमूर्ति ने यहाँ एक 2-वे लीक आइडेंटिफाई किया था। ज्यादातर लीक्स में डेटा बिल्डिंग से बाहर जाता है, लेकिन यहाँ कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया के इंजीनियर्स को टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही थी। वो सॉल्यूशंस इंटरनल कैलकुलेशंस में इंटीग्रेट हो रहे थे और रिजल्ट बाहर भेजा जा रहा था। फॉरेन सोर्स से डेटा अंदर आ रहा था और इसरो का इंजीनियर उसे वैलिडेट कर रहा था। ये सब 1994 में हो रहा था, एक ऐसा साल जब इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम टॉप सीक्रेट नेशनल प्रायोरिटी था। इंडिया को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए ये टेक्नोलॉजी हर हाल में चाहिए थी और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रही थी। कृष्णमूर्ति ने एक्सीडेंटली रॉकेटरी मैथ के पीछे छुपे एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन का सिग्नेचर ढूंढ निकाला था। एक ऐसी एस्पियोनाज स्कीम जिसमें टेक्निकल एक्यूरेसी ही सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। इस लीक की ग्रेविटी समझने के लिए हमें फिजिक्स देखनी होगी। इंडिया के पास PSLV था, जो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाता था, लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए हमें 36,000 किलोमीटर दूर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचने वाला GSLV चाहिए था। फिजिक्स के हिसाब से PSLV का इंजन वहां तक नहीं पहुंच सकता था। प्रॉब्लम थी स्पेसिफिक इम्पल्स यानी ISP। ये फॉर्मूला मेजर करता है कि इंजन कितने एफिशिएंटली थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। GSLV को 36,000 किलोमीटर पुश करने के लिए जितनी ISP चाहिए थी, वो सिर्फ क्रायोजेनिक फ्यूल से मिल सकती थी। ये एक नॉन नेगोशिएबल फिजिकल रिक्वायरमेंट थी। क्रायोजेनिक इंजन बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग टास्क्स में से एक है। 1990s में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रशिया और फ्रांस के पास थी। बिना इस इंजन के इंडिया का स्पेस प्रोग्राम एक सीलिंग से टकराकर रुक गया था। 1991 में इंडिया ने रशिया से $190 मिलियन की डील की। प्लान था कि रशिया इंडिया को न सिर्फ इंजन्स देगा बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट था अपने स्पेस गोल्स अचीव करने का। लेकिन अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का हवाला देकर रशिया पर प्रेशर बनाया। रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैंसिल कर दी और सिर्फ हार्डवेयर देने पर राजी हुआ। इंडिया को अब पूरा इंजन रिवर्स इंजीनियर करना था, वो भी इंटरनेशनल स्क्रूटिनी के नीचे। इसरो के अंदर एक हाईली क्लासिफाइड मैंडेट शुरू हुआ। इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं था, बल्कि एक नेशनल सर्वाइवल का सवाल बन चुका था। फिजिक्स ने इंडिया के स्पेस फ्यूचर को एक चोक पॉइंट में बदल दिया था। क्रायोजेनिक प्रोग्राम ही वो रास्ता था जिससे इंडिया इंडिपेंडेंट स्पेस पावर बन सकता था, और इसी वजह से ये सैबोटाज के लिए सबसे बड़ा टारगेट बन गया। जब कृष्णमूर्ति ने पहली अनोमली रिपोर्ट की तो उसे डेटा एंट्री एरर कहकर डिसमिस कर दिया गया। एक जूनियर इंजीनियर के लिए ये सिग्नल काफी था कि वो चुप हो जाए, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा बिना किसी को बताए। अगले 3 महीने तक उसने अपने नॉर्मल डेली एक्सेस का यूज किया। उसने कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं किया, सिर्फ अपने सामने आने वाले डेटा को मैप करना शुरू किया।
हर बार जब उसे कोई एक्सटर्नल रेफरेंस मिला जो इंटरनली एग्जिस्ट नहीं करता था, उसने उसे नोट किया। अनोमलीज के पहला क्लस्टर प्रोपेलेंट फॉर्मुलेशन में दिखा। इंजन के फ्यूल फ्लो वाल्व्स और पाइप्स की कैलकुलेशंस में ऐसे वेरिएबल्स यूज हो रहे थे जो इसरो की ऑफिशियल रिसर्च फाइल्स में कहीं नहीं थे। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क मैप तैयार हो गया। एनॉमलीज सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं थीं, वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और इंजन साइकिल कैलकुलेशंस में भी फैली हुई थीं। इन तीनों ब्रांचेस में फॉरेन डेटा पॉइंट्स ने घर कर लिया था। इस नोड मैप से एक चीज साफ हो गई, फॉरेन सोर्स को इसरो के सिस्टम आर्किटेक्चर की ऐसी गहरी समझ थी कि वो बिल्कुल सही जगह पर सही सॉल्यूशंस इंजेक्ट कर रहे थे। ये कोई रैंडम थेफ्ट नहीं था, बल्कि एक सर्जिकल इन्फिल्ट्रेशन थी। कृष्णमूर्ति के नोट्स ने सस्पिशन को एक इर्रिफ्यूटेबल स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट में बदल दिया था। उसने ये प्रूव कर दिया था कि इसरो के इंजन कैलकुलेशंस के अंदर एक इनविजिबल फॉरेन हैंड काम कर रहा है। कृष्णमूर्ति ने एक बार फिर कोशिश की। अपने सुपरवाइजर के साथ 20 मिनट की मीटिंग में उसने पूरा पैटर्न समझाया। सुपरवाइजर ने उसे फिर वही कहा, ये टेक्निकल डिस्क्रेपेंसीज हैं, ओवरथिंक मत करो। फिर वो डिपार्टमेंट हेड से मिला। वाहन ने 15 मिनट माइल और एक क्लियर वार्निंग, सिक्योरिटी मैटर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ का काम है, जूनियर इंजीनियर्स का नहीं। इंस्टीट्यूशन ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। डेस्परेट होकर कृष्णमूर्ति ने इंटरनल सिक्योरिटी विंग में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट फाइल की। उसने हर एक अनोमली को टेक्निकल डिटेल्स के साथ साइन करके सबमिट कर दिया। हफ्ते बीत गए, महीने निकल गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लीक बैकग्राउंड में चलता रहा और इसरो की सिक्योरिटी विंग ने एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन की। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स अक्सर अपने मोमेंटम को बचाने के लिए फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। इनका स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी को एक्नॉलेज करने के बजाय उसे छुपाने के लिए डिज़ाइन होता है। अक्टूबर 1994 में सिचुएशन एक्सप्लोड हो गई। केरला पुलिस ने 2 मालदीवियन नेशनल्स को अरेस्ट किया और एलिगेशन लगाया कि वो इसरो के सीक्रेट्स लीक कर रही हैं। इसने एक मैसिव नेशनल इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केस संभाला और उनका टारगेट बने नंबी नारायणन। वो क्रायोजेनिक प्रोग्राम के सीनियर आर्किटेक्ट थे और इंडिया के टॉप साइंटिस्ट्स। आईबी की थियोरी थी कि नारायणन ही वो मेन सोर्स हैं जो सीक्रेट्स बेच रहे हैं। मीडिया ट्रायल शुरू हुआ और नारायणन को ट्रेटर लेबल कर दिया गया। नवंबर 1994 में उनकी अरेस्ट ने पूरे देश को शॉक कर दिया। आईबी के पास एक नैरेटिव था, लेकिन कृष्णमूर्ति के पास डेटा था। जब आप आईबी की थियोरी को कृष्णमूर्ति के डेटा मैप के साथ रखते हैं तो गैप्स दिखने लगते हैं। आईबी के हिसाब से लीक टॉप डाउन था, यानी नारायणन के ऑफिस से, लेकिन डेटा मैप दिखा रहा कि अनोमलीज लोकलाइज थीं इंजन के डीप टेक्निकल सबसिस्टम्स में। नारायणन का वर्कफ्लो और उनका एक्सेस लेवल इन टेक्निकल अनोमली से मैच नहीं करता था। एक डायरेक्टर लेवल का साइंटिस्ट इंडिविजुअली फ्यूल फ्लो फॉर्मूलाज ऑल्टर नहीं करता। मैथ ही सजेस्ट कर रहा था कि लीक का सोर्स कोई और लेयर पर था। आईबी का नैरेटिव टेक्निकल रियलिटी के साथ इनकम्पैटिबल था। फिजिकल एविडेंस और इंजन कैलकुलेशंस वो स्टोरी नहीं कह रहे थे जो इंटेरोगेशन रूम्स में सुनाई जा रही थी। कृष्णमूर्ति ने एक एक्सट्रीम प्रोफेशनल रिस्क लेने का फैसला किया। उसने इसरो की पूरी मिड लेवल मैनेजमेंट को बाईपास कर दिया। वो जानता था कि अगर वो हायरार्की के रास्ते गया तो उसका डेटा कभी डे लाइट नहीं देखेगा। उसने अपने 3 महीने के एनालिसिस को एक इमोशनलेस टेक्निकल डॉसिये में कन्वर्ट किया। कोई एक्यूजेशंस नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग प्रिसिशन। उसने एनॉमलीज को सिस्टमैटिकली लेआउट किया ताकि मैथ खुद अपनी कहानी कहे। उसने ये डॉसिये डायरेक्ट इसरो डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट को भेजा। उसने डेटा को उन हाथों में पहुंचा दिया जहां से इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इंस्टीट्यूशन की इनर्शिया काफ़ी भारी थी। डॉसिये सबमिट होने के बाद भी कोर्ट्स और एजेंसीज काफ़ी स्लो रहीं। नंबी नारायणन को 50 दिन जेल में बिताने पड़े, इंटेरोगेशन फेस करनी पड़ी और उनका करियर हमेशा के लिए अफेक्ट हो गया। डेटा ने रास्ता बिठाया, लेकिन वो रास्ता काफ़ी लंबा और दर्दनाक था। ब्यूरोक्रेसी ने फैक्ट्स को एक्नॉलेज करने में इतना वक्त लगाया कि तब तक एक इनोसेंट आदमी की जिंदगी रुइन हो चुकी थी। 1996 में सीबीआई ने कंक्लूड किया कि पूरा केस फैब्रिकेटेड था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने नारायणन को पूरी तरह एक्सोनरेट किया। कानून ने मान लिया कि कोई स्पायरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन इस सैबोटाज का प्राइस इंडिया ने भरा। क्रायोजेनिक प्रोग्राम के आर्किटेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से इसरो की प्रोग्रेस रुक गई। जीएसएलवी का लॉन्च एक पूरे डेकेड के लिए डिले हो गया। इंडिया की स्पेस ड्रीम्स को वही चोक पॉइंट रोक रहा था जिसे नारायणन सॉल्व करने वाले थे। 2019 में नंबी नारायणन को पद्म भूषण दिया गया। ये एक डिलेड नेशनल अपॉलॉजी थी, लेकिन उन 10 सालों का नुकसान कभी रिकवर नहीं हो सका। इस पूरी कहानी में एक अनसॉल्व्ड वेरिएबल अब भी बचा है।
अगर नारायणन इनोसेंट थे और केस फेक था, तो कृष्णमूर्ति ने जो मैथमेटिकली वेरीफाइड एक्सटर्नल रेफरेंसेस ढूंढे थे वो कहाँ से आए थे? वो कैलकुलेशंस और फैंटम डॉक्यूमेंट्स रियल थे। उनका एग्जिस्टेंस आज भी ये प्रूव करता है कि इसरो के अंदर एक एक्चुअल लीक था, जिसे शायद नंबी नारायणन के केस के शोर में छुपा दिया गया। वो असली ऑपरेटिव कौन था, ये आज भी क्लासिफाइड फाइल्स में बंद है। एक जूनियर इंजीनियर ने कोल्ड लॉजिक से ये दिखा दिया था कि सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। उसने ट्रूथ को ऑफिशियली रिकॉर्ड पर ला दिया, भले ही सिस्टम ने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। इन हिडन सिस्टम्स और उनके पीछे की ज्योमेट्री को समझने के लिए इनसाइट इंजन को सब्सक्राइब करें। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट केस स्टडी रेडी है, क्लिक कीजिए।